हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। आज हम यहाँ नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन, यानी कि इंग्लिश में आप कह सकते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसपिरेशन जो है वो पादपों में होने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है। बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये पौधा है, इसका अंडरग्राउंड पार्ट जो है, जो भूमिगत भाग है, जिसमें ज़्यादातर मूल रूप से जो होती है वो जड़, वायवीय भाग के रूप में तना और तने पर धारण की जाने वाली उपांगीय अतिवृद्धि जिसमें पर्ण या पत्तियां या लीफ हो सकती हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा की अगर अपन बात करें तो पौधे के वायवीय भागों वायवीय भागों यानी कि एरियल पार्ट के द्वारा जल की वाष्प के रूप में होने वाली हानि क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। हालांकि जलवाष्प के रूप में या टोटल जो जल की हानि पौधों में या जल का जो उपयोग है पौधों में वो कई प्रकार से किया जा सकता है। तो यदि हम कहें लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में जल की हानि एक प्रकार से किस किस स्वरूप में हो सकती है, तो हम यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन की। तो जो पौधा है टोटल जल का लगभग 98 से 99% भाग इसके रूप में जलवाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यानी कि जो उपापचयी प्रक्रियाएं हैं उनमें लगभग 1 से 2% जल की हानि होती है। और इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो पौधों में संपन्न होती है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत भी लगभग 0.1 से 1% के आसपास या लगभग 0.2% ही होती है, मेन तो 1% भी बहुत ज़्यादा है, 0.2% के आसपास जो जल की हानि है वो फोटोसिंथेसिस के रूप में होती है। तो यहाँ हम देखते हैं ट्रांसपिरेशन जो है वो मैक्सिमम वाटर लॉस के लिए उत्तरदायी है। इसी को लेकर के एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है कर्टियस, वैज्ञानिक का क्या नाम है? कर्टियस। इन्होंने कहा है वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए एक आवश्यक बुराई है, यानी कि ट्रांसपिरेशन इज एन एसेंशियल एविल फॉर प्लांट्स। इसके बारे में डिटेल से आगे हम बात करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में यह प्रश्न भी आता है। वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है, इस कथन की विवेचना कीजिए, इस कथन का उल्लेख कीजिए। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। तो जो वाष्पोत्सर्जन के प्रकार है वो मूल रूप से 3 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला उपत्वचीय यानी कि क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, दूसरा वातरंध्रीय यानी कि लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन, और जो तीसरा है वो है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन यानी कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो उपत्वचीय की अगर अपन बात करें तो पौधे के जो सबसे बाहरी जो परत होती है वो होती है एपिडर्मिस, और कुछ पौधों में एपिडर्मिस के बाहर की तरफ क्यूटिन से निर्मित एक परत पाई जाती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। और ये जो क्यूटिकल परत है ये कुछ स्थानों पर सतत नहीं होती, यानी कि कुछ स्थानों पर इसमें सूक्ष्म अवकाश पाए जाते हैं जिनके द्वारा भी जल की क्या होती रहती है? हानि होती रहती है, यानी कि वाष्प के रूप में ये उड़ता रहता है। ऐसी स्थिति जो है वो कहलाती है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। और ये पौधे में होने वाले टोटल वाष्पोत्सर्जन का या कुल वाष्पोत्सर्जन का 1 से 2% संपन्न होता है। इसके बाद आता है वातरंध्रीय यानी कि लेंटिक्यूलर। अब लेंटिक्यूलर या जो वातरंध्र है वो बेसिकली क्या है? द्वितीयक वृद्धि दर्शाने वाले पौधे जिनके तने काष्ठीय या वुडी स्टेम होते हैं उन पर वहाँ तने के भागों पर सूक्ष्म छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है जिनको कहा जाता है वातरंध्र यानी कि लेंटिकल्स। बेसिकली जो लेंटिकल्स हैं या जो वातरंध्र हैं उनका मुख्य कार्य होता है आंतरिक ऊतकों के साथ गैसों का विनिमय करना, परंतु इनके द्वारा भी कुछ मात्रा में जल की हानि होती है वाष्प के रूप में। और ये कुल जल की या कुल वाष्पोत्सर्जन का केवल और केवल 0.1 से 1% यानी कि 1% अधिकतम होता है। इसके बाद बात आती है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। पादप के मुख्य वायवीय भाग जिसको हम पर्ण कहते हैं, पर्ण की ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों पर सूक्ष्म छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि बेसिकली पत्ती के निचली सतह पर किनारों पर अधिकतम पाई जाती हैं। इनके द्वारा होने वाला जो वाष्पोत्सर्जन है वो कहलाता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन और कुल वाष्पोत्सर्जन का लगभग 97% पार्ट इन्हीं के द्वारा संपन्न होता है।
इसके अलावा कुछ कंपटीशन एग्जाम में एक चीज़ और पूछी जाती है, जैसे कि फोलियर ट्रांसपिरेशन यानी कि पर्णिल वाष्पोत्सर्जन। तो पर्णिल वाष्पोत्सर्जन वास्तव में क्या है? उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन दोनों को सम्मिलित रूप से फोलियर ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। तो हम वाष्पोत्सर्जन के बारे में 3 प्रकार के वाष्पोत्सर्जन हैं जिनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं और वाष्पोत्सर्जन के विभिन्न प्रकार बताइए। अब इसके बाद हम बात करते हैं अलग अलग पादपों में वाष्पोत्सर्जन का या वाष्पोत्सर्जन की स्थिति, यानी कि डिफरेंट प्लांट्स में वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार से क्या होता है, कैसे संपन्न होता है। तो यदि हम बात करें एल्गी, वाष्पोत्सर्जन नहीं होता। इसके अलावा यदि हम बात करें फंजाई, वाष्पोत्सर्जन नहीं होता। हालांकि ये पादपों में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ जानकारी ले सकते हैं कि फंजाई में भी वाष्पोत्सर्जन संपन्न नहीं होता। इसके बाद जो पौधे हैं वो या तो जलीय पौधे होते हैं या स्थलीय पौधे होते हैं। तो जलीय पौधों में यदि हम बात करें जल निमग्न पौधों की, किनकी बात करें हम? जल निमग्न पौधों की, यानी कि सबमर्ज्ड प्लांट्स की, तो यहाँ ये जल में निमग्न रहते हैं। ऐसी स्थिति में इनमें या तो रंध्र अनुपस्थित होते हैं, और अगर रंध्र उपस्थित भी होते हैं तो वे केवल और केवल अवशेषी प्रकार के पाए जाते हैं, अर्थात यहाँ रंध्र सक्रिय अवस्था में नहीं पाए जाते। इनमें वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होती। एग्जाम्पल इनके हैं वेलिसनेरिया है, हाइड्रिला है आदि। इसके बाद में कुछ पौधे आते हैं जो जलीय पौधे हैं, जल प्लावी। दूसरे हम किसकी बात कर सकते हैं? जल प्लावी पौधों की। तो जल प्लावी पौधे हैं वो जो जल की सतह पर तैरते हुए रहते हैं। यहाँ क्या होता है, इनकी जो पत्ती होती है उसकी ऊपरी सरफेस पे यानी कि अपर सरफेस पे रंध्र पाए जाते हैं, निचली सरफेस पे रंध्र नहीं पाए जाते। यहाँ वाष्पोत्सर्जन होता है लेकिन तुलनात्मक कम मात्रा में होता है, या जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका निलंबियम, जैसे कि कमल है, जलकुंभी यानी कि वाटर हाइसिंथ है, या आइकोर्निया जिसको हम कह सकते हैं। इनमें ये इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। तीसरी जो स्थिति है वो है स्थलीय पौधों की, जिनमें यदि हम बात करें तो वो हैं द्विबीजपत्री पौधे यानी कि डाइकॉट प्लांट। अब द्विबीजपत्री जो पौधे हैं इनमें पृष्ठाधारी पर्ण पाई जाती है। किस प्रकार की पर्ण पाई जाती है? पृष्ठाधारी पर्ण। पृष्ठाधारी पर्ण में एक सतह सूर्य के प्रकाश की ओर ज़्यादा, जो कि गहरी चिकनी होती है, और जो नीचे की तरफ रहती है वो सूर्य के प्रकाश के दूसरी तरफ रहती है, जो कि तुलनात्मक कम चिकनी और कम हरी होती है। ऐसी स्थिति में रंध्रों की संख्या जो है वो निचली सतह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ जो रंध्र हैं वो ज़्यादातर निचली सतह में पाए जाते हैं। अधिकांश जो द्विबीजपत्री पौधे हैं जो कि हम अपने आसपास देखते हैं, चना है या अपन जैसे पीपल है, बरगद है, ये सभी द्विबीजपत्री पौधे हैं। इनमें रंध्र जो है वो नीचे की ओर पाए जाते हैं। जो पत्ती है वो अधोरंध्री प्रकार की या हाइपोस्टोमेटिक कहलाती है। इसके अलावा दूसरे जो हैं वो हैं मोनोकोट यानी कि एक बीजपत्री। एक बीजपत्री पौधों में समद्विपार्श्विक पर्ण पाई जाती है। किस प्रकार की पर्ण पाई जाती है? समद्विपार्श्विक पर्ण पाई जाती है। और ऐसी स्थिति में जो रंध्र हैं वो पत्ती के दोनों ओर यानी कि अपर सरफेस पे और लोअर सरफेस पे समान मात्रा में वितरित रहते हैं। और ऐसी जो है पत्ती वो उभयरंध्री कहलाती है। किस प्रकार की पत्ती कहलाती है? उभयरंध्री। एग्जाम्पल मोनोकोट प्लांट्स का गेहूँ है, मक्का है, जई है, जौ है, ये सारे आ जाएंगे। इसके बाद में एक विशेष जो कैटेगरी है वो हम मान सकते हैं मांसलोद्भिद, और इसके अलावा जिन्हें हम कह सकते हैं मरुद्भिद पादप। तो जो मरुद्भिद पादप हैं इनमें ज़्यादातर जो रंध्र हैं वो पत्ती की निचली सतह पर पाए जाते हैं, परंतु यहाँ जो रंध्र हैं वो धसी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, जो सीधे वायु की संपर्क में नहीं होते। और ऐसी स्थिति में इनमें वाष्पोत्सर्जन की जो दर है उसको कम करने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पत्ती की सतहों पर वितरण के आधार पर रंध्रों के प्रकार। थैंक यू।